हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल ईबीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधि से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति की यानी कि व्यक्तित्व के 3 गुणों के बारे में पता लगाया जाता है और ये देखा जाता है कि वे 3 गुण जो हैं कहाँ तक ऑर्गेनाइज यानी कि संगठित है और कहाँ तक डिसऑर्गेनाइज यानी कि विसंगठित है। किसी भी व्यक्ति के भिन्न भिन्न 3 गुण जब आपस में संगठित होते हैं तो उससे व्यक्ति का व्यवहार सामान्य होता है, परंतु यदि उसके 3 गुण विसंगठित यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो व्यक्ति का व्यवहार असामान्य एबनॉर्मल हो जाता है। व्यक्तित्व मापन यानी कि पर्सनैलिटी मेजरमेंट के सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल तथा व्यवहारिक प्रैक्टिकल उद्देश्य हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व मापन से व्यक्तित्व के विकास यानी कि उसका जो डेवलपमेंट या उसके स्वरूप यानी कि उसका नेचर से संबंधित बहुत से ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। इससे इस क्षेत्र में सोच करने तथा नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में मदद मिलती है। इस सैद्धांतिक उद्देश्य यानी कि थ्योरेटिकल पर्पज के अलावा व्यक्तित्व मापन के कुछ व्यवहारिक उद्देश्य भी हैं, जैसे कि व्यक्ति मापन से ये पता चल जाता है कि व्यक्तित्व के किस किस 3 गुण की शक्ति जो स्ट्रेंथ कितनी है और किस 3 गुण की कमी से जो है व्यक्ति को समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही है। अतः व्यक्तित्व मापन करके जैसे व्यक्ति में जिन्हें समायोजन में व्यक्तिगत कठिनाई यानी कि पर्सनल डिफिकल्टीज होती हैं कि कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलती है। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे आज प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इस परीक्षण को समझने के लिए हमने इसे कई भागों में विभाजित कर लिया है, जिसमें पहला भाग है परीक्षण प्रणाली। तो इसमें देखेंगे क्या प्रणाली है परीक्षण की। इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन एवं रे ने 1925 में किया था। इस परीक्षण में 30 पिक्चर्स यानी 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी चित्र पुरुषों व स्त्रियों के होते हैं। इनमें से 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए हैं। परीक्षण के समय लिंग के अनुसार साधारणतया 10 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे परीक्षण विधि यानी कि इस परीक्षण की क्या विधि है। परीक्षार्थी को एक चित्र दिखाकर ये पूछता है, यानी कि जो परीक्षार्थी है जिसका टेस्ट लिया जा रहा है और जो टेस्ट ले रहा है यानी कि इसको कहा जाएगा परीक्षक, उसको चित्र दिखाकर ये पूछता है कि चित्र में क्या हो रहा है, इसके होने का क्या कारण है, इसका क्या परिणाम होगा। चित्र में अंकित व्यक्ति या व्यक्तियों के विचार और भावनाएं क्या हैं। इन प्रश्नों को पूछने के बाद परीक्षार्थी को एक एक करके 10 कार्ड दिखाता है। यह जो परीक्षार्थी से प्रश्नों को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्ड के चित्रों के संबंध में कोई कहानी बनाने को कहा जाता है। यानी कि जब परीक्षार्थी को ये कार्ड दिखाए जाते हैं तो कार्ड के चित्रों के संबंध में जैसे चित्र बने रहते हैं उससे संबंधित एक कहानी बनाने को कहा जाता है। परीक्षार्थी कहानी बनाकर सुनाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है विश्लेषण। विश्लेषण के अंतर्गत कहा जाएगा कि परीक्षार्थी साधारणतः अपने को चित्र का कोई पात्र मान लेता है, यानी कि कोई कैरेक्टर मान लेता है। उसके बाद वह कहानी कहकर अपने विचारों यानी कि थॉट्स, भावनाओं, समस्याओं जो भी प्रॉब्लम्स हैं आदि को व्यक्त करता है। यह कहानी स्वयं उसके जीवन की कहानी होती है। परीक्षक कहानी का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाता है। एक ओर तो ये कहानी सुना रहा होता है और उधर जो परीक्षार्थी होता है, परीक्षार्थी की जो कहानी सुन रहा होता है परीक्षक, वो सारी बातें नोट करता जाता है। अब हम देखेंगे इसकी उपयोगिता। इस
परीक्षण द्वारा व्यक्ति की रुचियों, अभिरुचियों, प्रवृत्तियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस जानकारी के आधार पर उसे व्यक्तिगत निर्देश या निर्देशन देने का कार्य सरल हो जाता है। अब हम इस टेस्ट को एक बार फिर साधारण तरीके से सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है उसकी एक परीक्षण प्रणाली तैयार की जाती है। उस प्रणाली के बारे में बता दिया गया है, जैसा कि 30 कार्ड लिए गए और ये फिर से एक बार बता देते हैं। इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन एवं मुरे ने किया 1925 में। इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है और ये सभी चित्र स्त्री और पुरुषों के होते हैं, यानी कि जो चित्र हैं इन में जो है स्त्री और पुरुषों से संबंधित ही होते हैं। इसमें 10 चित्र पुरुषों के लिए होते हैं, 10 स्त्रियों के लिए होते हैं और 10 दोनों के लिए होती है, कॉमन होती हैं। परीक्षण के समय लिंग के अनुसार साधारणतः 10 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे परीक्षण विधि। परीक्षण जो है, परीक्षार्थी को एक चित्र दिखाकर पूछता है कि चित्र में क्या हो रहा है, उसके होने का कारण क्या है, उसका जो हो रहा है यानी चित्र में जो हो रहा है उसका परिणाम क्या होगा। चित्र में अंकित व्यक्ति या व्यक्तियों के विचार या भावनाएं क्या हैं। इन प्रश्नों को पूछने के बाद परीक्षार्थी को एक एक करके 10 कार्ड दिखाता है। वह परीक्षार्थी से प्रश्नों को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्ड के चित्र के संबंध में कोई कहानी बनाने के लिए कहता है और कहानी बनाकर सुनाने के लिए भी कहता है। फिर हम देखेंगे इसका विश्लेषण। परीक्षार्थी साधारणतः अपने उस चित्र का कोई एक पात्र मान लेता है, उसके बाद वह कहानी कहकर अपने विचारों, भावनाओं, समस्याओं आदि को व्यक्त करता है। ये कहानी उसके जीवन की कहानी होती है, क्योंकि वह उसमें खुद ही एक पात्र यानी कि कैरेक्टर बन जाता है। जब उसमें खुद ही अभिनय कर रहा होता है, खुद ही एक तरह से समर्पित होता है, उसका एक पात्र होता है, तो उससे कहानी की एक स्वाभाविक बात है कि वह उससे ही जुड़ जाती है। परीक्षक कहानी का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाता है। अब हम देखेंगे इसकी उपयोगिता। इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की रुचियाँ, जो उसकी क्या रुचियाँ हैं, क्योंकि खुद उस कहानी का एक पात्र है, अभिरुचियाँ, प्रवृत्तियाँ क्या प्रवृत्तियाँ हैं, कैसी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, इच्छाएं, आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं आदि की जानकारी पता चल जाती है। इस जानकारी के आधार पर उसे व्यक्तिगत निर्देश देने का कार्य जो है सरल हो जाता है। अब हम देखेंगे एक तरह से जिसका कंक्लूजन। व्यक्तित्व मापन की दिशा में अनेक वर्षों से यानी कि बहुत वर्षों से ही निरंतर कार्य किया जा रहा है। अनेक मनोवैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं और कार्य किया है, जिसके फलस्वरूप कुछ अति उत्तम यानी कि उत्तम से उत्तम मापन विधियों और परीक्षणों का निर्माण किया गया है। छात्रों, सैनिकों और असैनिक कर्मचारियों के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए इनका उपयोग अति सरलता से किया जाता है। जैसे कि किसी विद्यालय में अध्यापक रखे जाने हैं, किसी सेना के लिए भर्ती की जानी है, तब उस प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं कि किस प्रकार का इंटरेस्ट है, जो कि जिससे कि अच्छे सैनिक चुने जा सकें। या फिर असैनिक कर्मचारियों के लिए भी कुछ मापन उनके किए जाते हैं और उससे उनके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि इन विधियों और परीक्षणों में वैधता और विश्वसनीयता का अभाव नहीं है, ऐसा नहीं है। इस अभाव का मुख्य कारण ये हो जाता है कि मानव व्यक्तित्व इतना जटिल है कि उसका ठीक ठीक माप कर लेना कोई सरल कार्य नहीं है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि साक्षात्कार विधि में जब साक्षात्कार किया जाता है किसी व्यक्ति का, तो जानबूझकर वह अपनी कुछ बातों को छिपा लेता है और छिपाने से होता क्या है कि उसकी जो असलियत है, उसका वास्तविक व्यक्तित्व है, उसका पता चल ही नहीं पाता है। वास्तविक पर्सनालिटी उसकी छिप जाती है और एक बनावटी पर्सनालिटी व्यक्त हो जाती है। वर्णन ने ठीक ही लिखा है कि मानव व्यक्तित्व के परीक्षण या मापन में इतनी अधिक कठिनाइयां हैं कि सर्वोच्च मनोवैज्ञानिक सफलता का प्रयोग करके भी शीघ्र सफलता प्राप्त किए जाने की आशा नहीं की जा सकती। The testing or assessment of human personality is fraught with so many difficulties that even the application of the highest psychological skills cannot be expected to bring about rapid success. ये वर्णन में लिखा है पर्सनालिटी टेस्ट एंड असेसमेंट नामक बुक में पेज नंबर 206 में।
व्यक्तित्व मूल्यांकन की जो भी विधियां बताई गई हैं अब तक, विधियों का प्रयोग करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सही मापन हेतु मापी जाने वाली वस्तु की प्रकृति और उपकरणों की प्रकृति तथा व्यक्ति की प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है। इन तीनों की प्रकृति के आधार पर मापन उपकरण के सही इस्तेमाल से व्यक्तित्व का मापन सही ढंग से किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।